हेलो दोस्तों, मैं आज वास्तविक संख्या का कंसेप्ट आपको करा रहा हूँ। चाहे आप क्लास 8 ले लीजिए, 9th ले लीजिए या फिर 10th ले लीजिए। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम लोग अंक को सीखते हैं। अंक क्या है दोस्तों? तो अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने में काम आता है, उसे ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। नोट में हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है। दाशमिक पद्धति में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो कौन सी पद्धति है? दाशमिक पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक का प्रयोग होता है। 0 से 9 तक। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हो गए? 10। यही 10 अंकों का प्रयोग दाशमिक पद्धति में होता है। उसके बाद अगली हम लोग देखेंगे संख्या। संख्या क्या है? वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और तौलने में किया जाता है, जैसे 2 कुर्सी, 5 केजी चावल इत्यादि। ये हो गई हम लोग की संख्या। अब आगे हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली संख्या आएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोग गिनती करते हैं वही प्राकृत संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक। इसमें हम लोग को कुछ नोट पॉइंट भी दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ नोट पॉइंट 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात अनंत है। उसके बाद 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग अगली संख्या देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? 0 से लेकर प्राकृत संख्या से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पर बना समूह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 1 से लेकर इधर प्राकृत संख्या है, इसमें 0 को जोड़ देंगे तो जो समूह बनेगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसमें भी कुछ नोट पॉइंट दिमाग में रखना है। जैसे नोट नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अर्थात अनंत है। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। प्राकृत में भी 1 का अंतर और पूर्ण में भी 1 का अंतर। अब हम लोग प्राकृत और पूर्ण सीख लिए, तो अगली संख्या हम लोग सीखेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या है? जिस प्राकृत संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 से पूरा भाग लगेगा, 4 में लगेगा, 6 में लगेगा, 8 में लगेगा। तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से अनंत तक जो संख्या कहलाएगी वो मेरी सम संख्या होगी। तो नोट नंबर 1 हम लोग देखेंगे सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। तीसरा, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। जैसे देखिए 10 में 8 घटा 2, 8 में 6 घटा 2, तो सम में कितने का अंतर? 2। उसके बाद हम लोग अगली संख्या देखेंगे विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिन प्राकृत संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 में भाग नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 7 इस तरह से अनंत। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो,
सबसे बड़ी विषम संख्या की कल्पना नहीं कर सकते अर्थात अनंत है, और दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी दो ही होता है। अब हम लोग अगली संख्या देखेंगे, उससे पहले हम लोग को दो चीज़ समझना होगा, अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त का मतलब मेरे दोस्त होता है गुणज। अपवर्त का मतलब क्या होता है? गुणज। आप ध्यान में रखेंगे, अपवर्त का मतलब गुणज होता है। तो गुणज क्या होता है? जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो का अपवर्त, जैसे पहाड़ा चलता है, दो का अपवर्त मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से चलेगा, तो भी होगा 2, 4, 6, 8, 12, 14 अनंत। 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अनंत है। उसका 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से अनंत है। जैसे हम लोग को पूछेगा 4 का 5 अपवर्त बताए, तो 4, 8, 12, 16, 20 बता देंगे। तो अपवर्त आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगले हम लोग को समझना है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? जिसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं गुणनखंड। अपवर्तक का दूसरा नाम क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड अपवर्त का दूसरा नाम है गुणनखंड। जैसे गुणनखंड का मतलब दो, जैसे 2 का अपवर्तक लिखना है तो 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगी? तो 2 में भाग लग रहा है 1 से और 2 से। उसी तरह से 3 में किस किस संख्या से भाग लगेगी? इसमें लग जाएगा आपका 1 से और 3 से। 4 में 1, 2, 4। 5 में 1 और 5 से। उसी तरह 6 में किससे किससे भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये हम लोग अपवर्तक को भी समझ लिए। जब हम लोग अपवर्तक समझ लिए, उसके बाद अगली हम लोग को संख्या समझना है, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे दोस्त? तो अभाज्य संख्या जिन संख्याओं का केवल 2 ही अपवर्तक है, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग ऊपर में सीखे अपवर्तक, देखिए इसमें किसका 2 अपवर्तक है? 2 का 2 ही अपवर्तक है, 1, 2। 3 का भी 2 ही है, 1, 3। उसी तरह 5 का भी 1 ही है, 1, 5। उसी तरह 7 का भी 2 ही अपवर्तक होगा, 1 और 7। तो जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिख दिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से etc। तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कल्पना नहीं कर सकते अर्थात अनंत है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। उसके बाद सबसे दो मात्र एक पूरे अभाज्य संख्या की श्रेणी में दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। ये बात भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग अगली संख्या सीखेंगे, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है? जिन दो प्राकृत संख्याओं का HCF 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। जैसे 2, 3 इसका HCF 1 आएगा, 5, 7 HCF 1 आएगा, 7, 9 HCF 1 आएगा, 9, 11 HCF 1 आएगा, 11, 13 HCF 1 आएगा। इस तरह से etc हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगली संख्या सीखेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5 का अंतर 2 है, 5, 7 का अंतर 2 है, 11, 13 का अंतर 2 है। उसके बाद जब हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या सीख लिए, तो अगली संख्या हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या। किसी संख्या? भाज्य संख्या। तो जिस प्राकृत संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। या सिर्फ दिमाग में रख सकते हैं, जिस संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से इत्यादि। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 ही है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। उसके बाद हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है?
जिन संख्याओं को अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिखा जा सके परंतु हर या फिर q 0 के बराबर ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या फिर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2 निकल गया तो 2 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, p बटे q के रूप में लिख दिए, और हर भी 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। 1/2, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है। 5, 22/7 इत्यादि। अगली अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके या फिर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, पाई, √2 इत्यादि, ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद परिमेय अपरिमेय सीख लिए हम लोग। अगली हम लोग संख्या सीखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जिन संख्याओं के आगे धन चिन्ह या फिर धनात्मक चिन्हों का प्रयोग हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे +1, 2, 3, 4 अनंत तक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। प्लस चिन्ह कैसा रहता है दोस्त? छुपा रहता है। प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है। उसके बाद अगली संख्या हम लोग सीखेंगे ऋणात्मक संख्या। जिन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2 इस तरह से अनंत तक। उसके बाद यहाँ पे नोट में ध्यान में रखना है, किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक के आगे माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है। धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता है। उसके बाद अगली हम लोग संख्या सीखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है मेरे दोस्त? पूर्णांक सभी धनात्मक पूर्णांक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक एवं शून्य को मिलाने पर जो समूह बनता है उसे ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं, बीच में आती है 0, इधर आता है +1, 2 इस तरह से अनंत तक, इसे -1, -2 इस तरह से अनंत तक। तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल करने पर जो समूह बनता है उसे ही पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि शून्य जो है मेरा एक उदासीन पूर्णांक है। शून्य कैसा पूर्णांक है? उदासीन पूर्णांक है। और अगर यहाँ पे दूसरा नोट भी ध्यान में रखना है, सबसे छोटी धन पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ी अनंत। उसी तरह से सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक -1 है और सबसे छोटी ऋण पूर्णांक अनंत है। इन बातों को भी ध्यान में आप रख लेंगे। अब आगे हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समुच्चय को या फिर समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी परिमेय है और अपरिमेय है सबको मिला देंगे तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? मेरा वास्तविक संख्या। इसके बाद ये यहाँ तक ही हम लोग को सीखना है 9th के लिए। उसके बाद 10th के लिए और 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। एक हम लोग को दिमाग में रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जिस तरह से हम लोग यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला याद रखना है। A बराबर क्या होता है? BQ + R, जहाँ R का मान क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से हमेशा छोटा होगा। यहाँ A क्या है दोस्तों? A भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक B है, भागफल Q है और शेषफल R है। तो R क्या है? शेषफल। शेषफल का जो मान आएगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक से हमेशा छोटा आएगा। इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग एक परिमेय सिद्ध करेंगे। उसके लिए ध्यान में रखना है परिमेय 1/3। जैसे सिद्ध करने 10th में दे देता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो उसके लिए हम लोग को इस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये थ्योरम क्या है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। जैसे मान लेते हैं 2 यदि 2 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये 2
इस 2 को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, उसके बाद आपका क्लास वाइज प्रश्नावली आते रहेगा अगली वीडियो से। 10th का अलग आएगा, 9th का अलग आएगा, 8th का अलग आएगा। थैंक यू।